गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर बार की तरह आज फिर हम आपकी लाइव क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि हर बार हम आपको बताते हैं कुछ सामान्य निर्देश, यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे तो आप अपने स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें, अपनी कक्षा को पूरी स्क्रीन पर देखें। और चैट बॉक्स आपके लिए है और आपके और हमारे इंटरेक्शन का एकमात्र जरिया है, लेकिन इसमें केवल सब्जेक्ट से संबंधित और अपने क्वेरीज के ही क्वेश्चन पूछें, अनावश्यक बातें इसमें ना करें। तो हम आगे चलते हैं। और अगर कोई इस क्लास में हमारे बोलने में या पीपीटी में या कोई और कुछ ऐसा एरर नज़र आता है तो आप हमें कृपया सूचित करें, जिससे हम अगली क्लास में इसको रेक्टिफाई कर दें। आप हमारी टीम के बारे में जानते ही हैं, हमें इसको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और बस जैसे हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, बहुत जल्दी से हम आपको लेके चलते हैं भारत दर्शन पर। आप जल्दी से तैयार हो जाइए और हमारी जो भारत दर्शन की ट्रेन है उसमें आप बैठिए हमारे साथ। उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो प्रवास का है और इसका ये लास्ट सेगमेंट है। और इसमें हमारे जो प्रवास की गणना और उसके परिणाम के बारे में हम इसके बारे में आज तो बात करेंगे। लेकिन इससे पहले चलिए पहले हम अपनी भारत दर्शन की यात्रा पर चलते हैं पूनम नेगी मैडम के साथ। और पहले भारत दर्शन यात्रा का आनंद उठाइए। हेलो प्यारे बच्चों, लौट आई है फिर से हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस। भारत दर्शन एक्सप्रेस में जाने की एक्साइटमेंट तो बहुत होगी, तो चले भारत दर्शन एक्सप्रेस पर सवार हो जाएं। और आज कहाँ लेके जाने वाली है हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस? ये पहुंची हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। अब उत्तराखंड में हमें कहाँ जाना है? उत्तराखंड में हमें जाना है वैली ऑफ फ्लावर्स में। वैली ऑफ फ्लावर्स सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है ना, और देखने में भी उतना ही अद्भुत। वैली ऑफ फ्लावर्स को देवों का बागीचा भी कहा जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए पहले आपको पहुंचना होगा जोशीमठ। जोशीमठ जाने के लिए आपको बस मिल सकती है हरिद्वार से, ऋषिकेश से या फिर देहरादून से। एक बार आप जोशीमठ पहुंचे तो उसके आगे की यात्रा है गोविंद घाट तक। यहीं पर ख़त्म नहीं होती बात। गोविंद घाट से आगे आपको पहुंचना पड़ेगा घंगरिया विलेज। घंगरिया विलेज एक तरह से एक बेस कैंप है जहां से वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक शुरू होता है। वैली ऑफ फ्लावर्स एक एल्पाइन फॉरेस्ट का रेंज है, एक पूरा स्ट्रेच है जो कि 2 किलोमीटर वाइड और लगभग 10 किलोमीटर लंबा है। और ये ग्रेटर हिमालय और जास्कर के बीच का एरिया है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको तापीर ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा और अलकनंदा रिवर की वैली भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर घगरिया विलेज में स्टे करने के बाद में आप अगले दिन यात्रा शुरू कर सकते हैं, बट याद रखिएगा 5 बजे से पहले आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स में स्टे करने का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अब वैली ऑफ फ्लावर्स जितनी सुंदर है उतनी ही सुंदर है यहाँ की खोज। वैली ऑफ फ्लावर्स की खोज हुई एक माउंटेनियर के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश माउंटेनियर थे, फ्रैंक एस स्मिथ। वो माउंट कामत की चढ़ाई करके वापस लौट रहे थे और वो अपना रास्ता भूल गए। और रास्ता भूल के वो पहुँचे भी तो कहाँ, इस फूलों से भरे हुए बागीचे में। यहाँ की सुंदरता देखकर वो विस्मृत रह गए और इतने सुंदर फूलों को देख करके उनसे एक किताब लिखे बिना रहा नहीं गया, और उन्होंने यहाँ की पूरी सुंदरता जो है वो विश्व के सामने रखी। इसके बारे में जो मेजर स्टडीज़ आईं वो आईं प्रोफेसर सीपी काला की एक लंबी डिकेड लॉन्ग स्टडी के बाद में, जब हमें पता चला कि यहाँ पर लगभग 520 स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, जिसमें से 498 तो फूलों वाले पौधे हैं। और जुलाई से सितंबर का जो समय है, इस टाइम पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा फूल खिलते हैं और ये एक आइडल टाइम है इस जगह को ट्रैक करने का। और यहाँ पर इंडिया के ही नहीं, फॉरेन के टूरिस्ट भी 15 किलोमीटर लॉन्ग इस ट्रैकिंग एरिया को कवर करते हैं यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए। यहाँ पर केवल खूबसूरत पौधे ही नहीं हैं, बल्कि मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स भी बहुत भारी मात्रा में
देखे जा सकते हैं। ये एरिया नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक पार्ट है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट पर भी है और वैली ऑफ फ्लावर्स यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूडेड है, ताकि यहाँ का संरक्षण अच्छे से किया जा सके। याद रखिएगा, जब आप यहाँ पर यात्रा पर निकलें तो आपके बैग में कोई चिप्स, कोई चॉकलेट या किसी भी तरह का कोई प्लास्टिक का रैपर ना हो, क्योंकि उसे अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। और अगर आप प्लास्टिक की पानी की बॉटल लेकर भी जा रहे हैं तो वो भी चेक पोस्ट पर एंट्री कराई जाएगी और वापसी में आपको खाली बोतल देनी पड़ेगी। आगे चलें। यहाँ पर मिलने वाले कुछ खूबसूरत जो पौधे हैं उनमें से कुछ की पिक्चर यहाँ पर हमने आपसे शेयर करी है। कितने यूनिक फ्लावर्स हैं। इनमें से कुछ तो ऐसी प्रजातियाँ हैं जो दुनिया में और कहीं भी नहीं पाई जाती। यहाँ पर पाया जाने वाला ब्रह्म कमल उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर भी है। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है एक बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट जिसका नाम है एडलविस। एडलविस फ्लावर स्विट्ज़रलैंड का नेशनल फ्लावर भी डिक्लेयर किया गया है। अगर हम फौना की बात करें तो वो भी यहाँ की बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर कई एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हमको देखने को मिल सकती है, जिसमें स्नो लेपर्ड, रेड फॉक्स, एशियन ब्लैक बियर, मस्क डियर और भराल मुख्य हैं। जब आप यहाँ जाएं तो एक बात ज़रूर याद रखिएगा, कोई भी फूल तोड़ने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ की सुंदरता को बचाए रखने के लिए यहाँ के लॉज भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आपने किसी भी तरह से किसी भी पौधे को नुकसान पहुँचाया तो 10,000 रुपीज़ का फ़ाइन देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जाएं, यहाँ की सुंदरता का आनंद लें और किसी भी तरह से प्रकृति को खराब ना करें, छेड़छाड़ ना करें। यहाँ के जो छोटे-छोटे झरने, छोटे-छोटे लेन्स को जब आप ट्रैक करके क्रॉस करेंगे तो वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर आप लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर जिस तरह की प्रकृति का आनंद लेंगे वो अपने आप में एक ना भूल पाने वाला एक्सपीरियंस है। तो चलें अब अपनी क्लास की ओर। थैंक यू पूनम नेगी मैडम। मजा आया ना बच्चों इस यात्रा में आपको? देखिए, इस यात्रा को आप टूरिज्म के नज़रिए से तो आप देख ही रहे हैं, ज्योग्राफी के नज़रिए से भी देखेंगे तो आपको और आनंद आएगा। यहाँ की वनस्पति किस तरह की है, इस घाटी का निर्माण कैसे हुआ होगा, क्योंकि ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम चीज़ों को ज्योग्राफी के नज़रिए से देखेंगे तो और हमारे ज्ञान में और आगे वृद्धि होगी और आपका आनंद जो है दुगना हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज के टॉपिक में हम प्रवास में हम आज 4 छोटी-छोटी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। उसमें पहली है प्रवास की गणना। हमारे सामने एक प्रश्न ये उठता है कि जब हम सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई प्रवास क्या है, प्रवास के कारण क्या हैं, भारत में प्रवास की स्थिति क्या है, तो हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि प्रवास की गणना कैसे की जाती है, प्रवास के आंकड़े कहाँ से एकत्र किए जाते हैं। तो इस बारे में मैं आपको बताऊं कि भारत में जो हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, उसी में प्रवास के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। और प्रवास के आंकड़ों का जो स्रोत है वो भारत में होने वाली जनगणना है। और ये आज से ही नहीं हो रहा है। भारत में जब सबसे पहली जनगणना 1881 में आरंभ हुई, तब से ही प्रवास के आंकड़े उसमें पूछे जाते हैं। और जनगणना के साथ ही व्यक्ति का जन्म स्थान पूछा जाता था और उसी के आधार पर प्रवास की गणना की जाती। इसके लिए 1961 की जनगणना में इन आंकड़ों को और सटीक बनाने के लिए उसमें 2 घटकों को शामिल किया गया, जन्म स्थान और अगर कहीं व्यक्ति का जन्म स्थान अलग है तो उसके निवास की अवधि को शामिल किया गया। यानी कि 61 की जनगणना में 2 बातें शामिल की गई कि जन्म स्थान कहाँ है और यदि कोई व्यक्ति अपने जन्म स्थान से अलग रह रहा है, निवास स्थान उसका जन्म स्थान से अलग है, तो कितने दिनों से, कितनी अवधि से उस स्थान पर रह रहा है, इसको शामिल किया गया। 1971 की जनगणना में इसे और अधिक सटीक बनाया गया और वहां पर जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर पिछले निवास स्थान पर रुकने की अवधि, कितने दिनों पिछले स्थान पर रहा, कितने दिन से इस निवास स्थान पर है, इस सूचना को इसमें शामिल किया गया। 1981 की जनगणना में जो क्वेश्चन थे प्रवास के बारे में वो ये आपके सामने है। उसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाता था कि क्या व्यक्ति इसी गांव या नगर में पैदा हुआ है, यदि हाँ तो वो प्रवासी नहीं है, और यदि नहीं तो उसका जन्म स्थान का गांव, उसका नगर, उसका जिला, उसका राज्य, और अगर यदि भारत से बाहर का तो देश की सूचना दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि क्या व्यक्ति इसी गांव में या नगर में कहीं और जगह से आकर बसा है,
यदि हाँ, तो उससे उसके पूर्व स्थान के जिले और राज्य और देश के बारे में जानकारी ली जाती थी। इस प्रकार ये 1981 में जनगणना के बारे में पूछा था। 2011 की जो जनगणना हुई है, उस जनगणना में प्रवास से संबंधित 4 प्रश्न रखे गए, जो उसमें टोटल क्वेश्चन जितने भी थे उनमें से क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26, ये चारों क्वेश्चन जो थे ये प्रवास की जानकारी देने के लिए रखे गए। क्वेश्चन नंबर 23 में जन्म का स्थान पूछा गया, उसमें गांव, जिले का नाम, राज्य का नाम, और यदि वो देश से बाहर का रहने वाला है तो देश का नाम पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 24 में उसका पिछला निवास स्थान पूछा गया, यदि वो उस स्थान पर आकर बसा है। 24 के 2 पार्ट कर लिए गए कि गांव का स्थान, देश का नाम पूछा, और साथ ही साथ उसमें ये पूछा कि वो नगरीय है या ग्रामीण है। 25वें क्वेश्चन में प्रवास का कारण पूछा गया कि वो रोजगार के कारण आया है, व्यवसाय के कारण आया है, शादी की वजह से है, या जन्म के साथ उसने प्रवास किया है, या परिवार के साथ प्रवास किया है, या कोई अन्य कारण रहा है। और 26वें क्वेश्चन में वो ये था कि वो वर्तमान स्थान पर कितने समय से रह रहा है। तो ये 4 क्वेश्चन 2011 की जनगणना में प्रवास से संबंधित पूछे गए थे। हमने उस शीट को भी आपके सामने प्रदर्शित किया है, जो प्रवास के बारे में 2011 में जनगणना में इस्तेमाल की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 और 26 ये आपके सामने दिए हुए हैं। बर्थ प्लेस, प्लेस ऑफ द रेजिडेंस, रीजन और ड्यूरेशन, ये 4 क्वेश्चन इसमें प्रवास की गणना के बारे में 2011 की जनगणना में आपसे पूछे गए थे। तो इस आधार पर ये बात स्पष्ट होती है कि भारत में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। कौन व्यक्ति प्रवासी है या कौन व्यक्ति प्रवासी नहीं है, इसको 2 आधारों पर निर्धारित किया जाता है। पहला है जन्म स्थान के आधार पर। यदि व्यक्ति का जन्म स्थान निवास स्थान से भिन्न है तो उसको जीवन पर्यंत प्रवासी मान लिया जाता है। ध्यान रखने की बात है कि जन्म स्थान निवास स्थान से अलग है, या व्यक्ति जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रह रहा है तो उसको जीवन पर्यंत प्रवासी मान लिया जाता है। दूसरे तरीके से हम प्रवासी को इस तरह से निर्धारित करते हैं कि निवास स्थान के आधार पर। यदि व्यक्ति का निवास स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो उस निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में उसको दर्ज किया जाता है। तो ये 2 आधार हैं हमारे यहाँ पर प्रवास की गणना करने के लिए। मैं समझता हूँ आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी, और आपको ध्यान होगा मैंने पीछे भी ये फैक्ट्स बताया था आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1 अरब 21 करोड़ लोगों में से लगभग 45 करोड़ 58 लाख या लगभग 37% व्यक्ति अंतिम निवास स्थान के आधार पर प्रवासी के रूप में अंकित किए गए हैं। तो एक बहुत बड़ा डाटा भारत में प्रवासी लोगों के रूप में हमारे सामने आया है। तो ये प्रवास की गणना के आधार हैं, जन्म स्थान के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर, 2 रूपों में ये प्रवास की गणना की जाती है। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपके आगे क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात यह है कि हम प्रवास की स्थानिक भिन्नता के बारे में बात करते हैं। प्रवास में स्थानिक भिन्नता, क्योंकि पूरे देश में प्रवास का जो आंकड़ा है वो एक जैसा नहीं है। कुछ राज्यों में प्रवास ज्यादा हुआ है, कुछ राज्यों में प्रवास कम हुआ है, तो इसको हम स्थानिक भिन्नता कहते हैं। प्रवास की स्थानिक भिन्नता में प्रवास का राज्यों में वितरण का अनुमान लगाया जाता है। भारत में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक जैसे राज्य अपनी ओर प्रवासियों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि इन राज्यों में औद्योगिकरण, नगरीकरण और कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को अपनी तरफ प्रवासियों के रूप में आकर्षित करती हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्यों से लोग अधिक उत्प्रवास करते हैं। प्रवासियों की सूची में महाराष्ट्र का सबसे पहला स्थान, सबसे ज्यादा प्रवासी महाराष्ट्र में आते हैं, इसके बाद दिल्ली में, फिर गुजरात में और फिर हरियाणा में आते हैं। उधर उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे अधिक लोग उत्प्रवास करते हैं। एक बात और ध्यान रखने की है कि प्रवास की दिशा हमेशा आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों से आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों उनकी तरफ होती है। यानी कि जिन राज्यों में आर्थिक विकास अच्छा है उनकी तरफ पिछड़े हुए राज्यों से लोग ज्यादा प्रवास करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से अधिक प्रवास का जो कारण है उसमें भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव और कार्यशील जनसंख्या का अधिक होना भी रहा है। इन 2 कारणों की वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश से बहुत अधिक मात्रा में प्रवास होता है। जिन राज्यों में महिलाओं में साक्षरता है, महिलाओं की साक्षरता अधिक है, उन राज्यों में महिला उत्प्रवास की संख्या भी ज्यादा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु और चंडीगढ़ जैसे हमारे जो महानगर हैं, ये बड़े महानगरीय समूह प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो है, एक विवरण है हमारे यहाँ राज्यों में प्रवास की स्थानिक भिन्नता का।
कि महाराष्ट्र का प्रवासियों के रूप में आकर्षण करने में सबसे पहला स्थान है, और उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से सबसे अधिक मात्रा में प्रवास होता है। तो मैं समझता हूँ स्थानिक भिन्नता के बारे में आपको जानकारी होगी। 2 फैक्ट्स और आपको ध्यान रखने हैं कि जितने भी हमारे महानगर हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु हो या चंडीगढ़ हो, ये सारे शहर जो है लोगों को बहुत बड़ी तादाद में अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और काफी तादाद में प्रवासी इन नगरों में आकर बसते हैं। ऐसे जिन राज्यों में महिला साक्षरता का प्रतिशत अधिक है, उन राज्यों में महिलाओं में भी उत्प्रवास की संख्या अधिक पाई जाती है। अब इसके बाद में अगला जो हमारा कंटेंट जिसे हमें जानना है वो यह है कि भारत में प्रवास होता है, भारत से भी प्रवास हुआ है। अगर हम विश्व स्तर पर देखें और समय समय पर देखें तो भारत के मूल के लोग संसार के विभिन्न देशों में क्या लगभग पूरे विश्व में आपको देखने को मिल जाएंगे। जब हमारे यहाँ पर कुछ देशों की क्रिकेट की टीमें आती हैं तो उनमें भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जिनका कभी इनके पूर्वजों का हमारा जो मूल स्थान है वो भारत रहा है। तो भारत से भी बड़ी तादाद में प्रवास होता रहा है और विश्व में भारतीय लोगों को प्रसार के तौर पर देखा जाता है, प्रवासियों के तौर पर देखा जाता है। भारत में प्रवास की 3 तरंगे रही हैं। अगर हम भारत के उत्प्रवास को देखें तो यहाँ पर 3 तरंगे उत्प्रवास की पाई जाती हैं। पहली तरंग जो रही है वो ब्रिटिश काल में रही है, और ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश से, बिहार से श्रमिकों को मॉरिशस में, कैरिबियन द्वीपों में, त्रिनिडाद टोबैगो, गुयाना, फिजी और दक्षिण अफ्रीका भेजा गया। ऐसे ही फ्रांसीसी और जर्मन्स द्वारा यूनियन द्वीप और ये सूरीनाम वगैरह में श्रमिकों को बड़ी तादाद में यहाँ से भेजा गया था। डच और पुर्तगालियों ने गोवा से, दमन से, दीव से, अंगोला, मोजम्बिका आदि देशों में बड़ी संख्या में इन श्रमिकों को भेजा। ये जो प्रवास था ये एक भारतीय प्रवास अधिनियम गिरमिटिया मजदूर एक्ट के तहत होता था, और इनकी दशा भी दासों से ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, और ये वहां पर जो रोपण कृषि होती थी, गन्ने की कृषि होती थी, उन बागानों में काम कराने के लिए इन लोगों को ले जाया जाता था। इसके पश्चात बड़ी संख्या में यहाँ से अन्य सामाजिक वर्गों के लोग, व्यापारी, छोटे दुकानदार, पैसा धार देने वाले लोग, इन लोगों ने वहां पर प्रवास किया, और ये नाटाल में, कीनिया, युगांडा, तंजानिया, सोमालिया, मोजम्बिका, जिम्बाब्वे, दक्षिणी अफ्रीका के देशों में ये प्रवासियों के तौर पर गए, और आज भी बड़ी बड़ी बस्तियां वहां पर भारतीयों की पाई जाती है। तो पहली प्रवास की पहली तरंग है जो करारबद्ध श्रमिकों के रूप में भारत से प्रवास के रूप में पाई जाती है। दूसरी जो तरंग रही प्रवास की, ये आज़ादी के बाद की रही, और आज़ादी के बाद आर्थिक अवसरों की तलाश में भारत के लोग अपने पड़ोसी देशों में, जैसे थाईलैंड में, मलेशिया में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, ब्रुनई में की ओर प्रवास इन्होंने किया है। और इसमें मुख्यतः व्यापारी, शिल्पी, व्यवसायी और फैक्ट्री मजदूर शामिल थे, और ये प्रवृत्ति आज भी जारी है। जैसे ही 1970 के बाद पश्चिमी एशिया में तेल की खोज हुई और वहां पर तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो भारत से अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रवास हुआ, और उद्यमियों, भंडार मालिकों और व्यवसायियों का भी इन देशों में प्रवास हुआ है। तो प्रवास की दूसरी धारा हमारी आज़ादी के बाद रही है। प्रवास की तीसरी तरंग विशेषज्ञों की है। भारत में विशेषज्ञ या पढ़े लिखे लोग, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर अभियंता, प्रबंधक, वित्तीय परामर्शदाता, ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके और यहाँ से अपने अच्छे भविष्य, उज्जवल भविष्य और उच्च वेतन के लिए ये विदेशों में प्रवास इन्होंने किया, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, कुवैत, इन देशों की तरफ इन्होंने प्रवास किया है। तो ये डायग्राम्स आपके सामने है जिसमें प्रवास की तीनों धाराओं को दिखाया गया है, और मैं समझता हूँ कि ये प्रवास की 3 तरंगे आपने अच्छी तरह से समझ ली होंगी। एक ब्रिटिश काल में जो करारबद्ध श्रमिकों के रूप में हुई है, दूसरी जो शिल्पी, व्यवसायी, और ये आज़ादी के बाद, और तीसरी जो वर्तमान में हमारे यहाँ से जारी है जिसको ब्रेन ड्रेन के रूप में भी हम कह सकते हैं, और ये विशेषज्ञों की और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों की है जो अपने उच्च उज्जवल भविष्य और जनाधिक्य के कारण यहाँ से प्रवास करते हैं। तो ये 3 तरंगे आपकी यहाँ पर प्रवास की रही हैं। अब इसके आगे जब हम चलते हैं तो अब प्रवास के परिणामों की बात आती है। जब हम प्रवास के परिणामों की बात करते हैं तो प्रवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रभाव उद्गम स्थान, यहाँ से जहाँ से लोग जाते हैं वहां पर, और जहाँ पर वो जाकर बसते हैं वहाँ के समाज पर, वहाँ की अर्थव्यवस्था पर, वहाँ के पर्यावरण,
तीनों पर इसका प्रभाव पड़ता है और ये उस प्रवासी को भी प्रभावित करता है जो व्यक्ति प्रवास करता है। तो इसमें तीनों तीनों जगह पर ही या तीनों पर ही इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे उद्गम स्थान हो, चाहे गंतव्य स्थान हो या खुद प्रवासी हो, तीनों इसमें प्रभावित होते हैं। और प्रभाव में भी ये कई तरह का प्रभाव होता है। आमतौर से जनसंख्या विशेषज्ञ कहते हैं कि जब व्यक्ति को प्रवास करता है तो वो अपने मूल स्थान के वातावरण को नए स्थान पर जाकर स्थापित करने का प्रयास करता है और इससे वहां पर एक नई संस्कृति का, नई सभ्यता का विकास होता है जो सभ्यताओं को समृद्ध बनाती है और आगे बढ़ाती है। अगर हम भारत में प्रवास के परिणामों की बात करें तो भारत में प्रवास के परिणामों को देखने से पहले हमें दो तथ्यों पर हमें विचार करना पड़ेगा। पहला यह कि भारत में प्रवास कम अवसर और कम सुरक्षा वाले राज्यों से या स्थानों से अधिक अवसर और अच्छी सुरक्षा वाले स्थानों की तरफ होता है। पहली बात तो ध्यान में है कि कम अवसर और कम सुरक्षित स्थानों से अच्छे अवसर और अच्छी सुरक्षा वाले स्थान की तरफ लोग प्रवास करते हैं। दूसरी बात यह कि प्रवास का दोनों ही स्थानों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव ये पड़ता है। तो जब हम इन प्रभावों का आकलन करते हैं तो हमको कई वर्गों में रखकर हम प्रवास के परिणामों का आकलन कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले है आर्थिक परिणाम। जब हम आर्थिक परिणामों को देखते हैं कि प्रवास के आर्थिक परिणाम क्या हो सकते हैं, तो आर्थिक परिणामों में सबसे बड़ा लाभ देश को प्रवासियों द्वारा भेजी हुए हुंडियों से होता है। या हुंडियां जो शब्द है, ये हुंडियां एक माध्यम है विदेशों से पैसा भेजने का और हम इसको एक टूल्स के रूप में देख सकते हैं, वित्तीय साधन के रूप में देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवास करता है, दूसरे देश में जाकर बस जाता है तो उसके परिवार वाले या उसके जो लोग हैं, रिश्तेदार वगैरह हैं, उनको वहां से पैसा भेजता है और पैसा भेजने का जो तरीका होता है वो हुंडी कहलाता है। हालांकि जो हुंडी शब्द है इसकी उत्पत्ति भारत की है और ये मध्यकाल में भारत में प्रयोग होता था और आज भी इसको इसी रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो पैसा विदेशों से आता है ये भारत में विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में इसका बड़ा योगदान देखा गया। वित्तीय भुगतान करने और देश के विकास में इसने बड़ा योगदान दिया है। और इस अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का जो आप प्रभाव अगर देखना चाहें तो आप पंजाब में जाके देख सकते हैं, केरल में देख सकते हैं, तमिलनाडु राज्यों में, क्योंकि इन देशों से और राज्यों की अपेक्षा अधिक प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए हुए हैं और वहां पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो पहला लाभ आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय हुंडियों के रूप में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के रूप में रहा है। आंतरिक प्रवास में भी हालांकि पैसा तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की तुलना में बहुत कम आता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के विकास में पैसा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये गांव के लोगों, ये जो पैसा कमाकर गांव भेजते हैं, इसका उपयोग वे अपने भोजन की कमी को दूर करने के लिए, अपने कर्जों की अदायगी के लिए, बीमारियों का इलाज कराने के लिए, विवाह में, बच्चों की शादी में, इन पर उस पैसे को खर्च करते हैं और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक रक्त संचार का कार्य करता है। तो दूसरा लाभ इसका ये होता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रक्त संचार या उसको आगे बढ़ाने में ये प्रवास के द्वारा प्राप्त पैसे ने काफी मदद की है। तीसरी बात ये कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और हिमाचल जैसे हजारों गरीब गांवों के जो लोग प्रवास करते हैं और वो वहां से पैसा कमाकर अपने गाँवों में जो भेजते हैं, तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उन्नति होती है और वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे लोगों ने पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रवास किया है और वहाँ की कृषि के विकास में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और विशेषकर हरित क्रांति की जो रणनीति सफल हुई उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस प्रकार जब हम आर्थिक रूप में हम देख सकते हैं तो विदेशी मुद्रा इससे प्राप्त होती है। देश के अंदर जो ये प्रवासियों से पैसा प्राप्त होता है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक आधार प्रदान करता है और गांव में जो लोगों के सामाजिक, आर्थिक और जो कार्य हैं उनको निपटाने में, उनको पूरा करने में इसका बड़ा योगदान है। और जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं वहां से जो लोग प्रवास करते हैं उन क्षेत्रों का संतुलन बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है और हरित क्रांति और कृषि के विकास में भी इस प्रवास का प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये आर्थिक प्रवास के रूप में आप इनकी बात कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, आर्थिक प्रवासों में जब हम बात करते हैं इनके कुछ नकारात्मक प्रभावों की तो वो भी हमारे सामने आए। जैसे महानगरों में अनियमित प्रवास के कारण भीड़ भाड़ बढ़ गई है, वहां पर मलिन बस्तियां, ये अनियंत्रित प्रवास का एक नकारात्मक कारण है। वहाँ के जो पर्यावरण में जो गिरावट आई है उसमें प्रवास का बहुत बड़ा योगदान है। तो इन कारणों को हम प्रवास के आर्थिक
और नकारात्मक परिणामों के रूप में भी इनको हम देख सकते हैं। तो आर्थिक परिणामों के साथ साथ अब हम इसके जनांकीय परिणामों पर विचार करते हैं कि जनांकीय परिणाम क्या हो सकते हैं। प्रवास जनसंख्या पुनर्वितरण का एक साधन रहा है और प्रवास को जनसंख्या परिवर्तन के साधन के रूप में ही हम इसको पढ़ते हैं। तो प्रवास से किसी देश के भीतर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, उसके पुनर्वितरण में ये योगदान देता है। और ग्रामीण शहरी प्रवास शहरों में जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। आप देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग गाँव से प्रवास करके शहरों में आते हैं और शहरों की जो जनसंख्या बढ़ती है इसमें सबसे बड़ा योगदान प्रवास का रहा है। अगर हम दिल्ली की जनसंख्या पे गौर करें तो दिल्ली की जनसंख्या मूल जनसंख्या से इतनी तरह से नहीं बढ़ती जितना उसका पिछले 20 वर्षों में या 30 वर्षों में जो उसमें वृद्धि प्रवासियों के कारण हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो पलायन होता है ये ग्रामीण जीवन की संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वहां से लोग अपने परिवारों को छोड़कर पुरुष प्रवास करते हैं और इसमें लिंग अनुपात, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की वृद्धि सारी चीजें प्रभावित होती हैं और इन पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं जहाँ से युवा वर्ग या जो कार्यशील जनसंख्या है वो बाहर काम करती है और गाँव में वृद्ध और बच्चे और महिलाएं इनकी तादाद देखी जाती है। तो ये प्रवास का जनांकीय संरचना पर प्रभाव देखा जा सकता है। हालांकि उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र के पूर्वी महाराष्ट्र में प्रवास ने वहां की आयु और लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन भी पैदा किया और यही प्रभाव, इसी तरह का प्रभाव आपको उन राज्यों में भी देखने को मिलेगा जहां पर ये प्रवासी जाकर बसते हैं। तो ये प्रवास के जनांकीय के परिणाम पुनर्वितरण में सहायता करते हैं, शहरों की जनसंख्या वृद्धि में इनका योगदान रहा, युवाओं के पलायन से ग्रामीण जनसंख्या की संरचना पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें इस प्रवास के कारण लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा हो गया है और ऐसा ही उन राज्यों में भी हुआ है जहां पर प्रवासी जाकर बसे हैं। तो ये जनांकीय के परिणामों के रूप में हम इनको देख सकते हैं। अब प्रवास के आगे आते हैं सोशल परिणाम कि हम किस तरह से सामाजिक परिणामों की बात कर सकते हैं। देखिए, प्रवास के जब हम सामाजिक परिणामों की बात करेंगे तो ये एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। प्रवासी लोग सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में से ये लोग शहरों में जाते हैं या बाहर जाते हैं और वहाँ की संस्कृति, नए नए विचार ये लेकर गाँव में पहुँचते हैं। तो गाँव की संस्कृति में, गाँव के जो सामाजिक सिनेरियो उसमें परिवर्तन आता है। वहाँ के लोगों के मानसिक स्थिति में विस्तृतता आती है और संकीर्ण विचारों को ये चीजें भेदती हैं। विविध प्रकार की संस्कृतियों के मिलने से यहाँ अंतर्मिश्रण होता है और इसमें लोगों के संस्कृतियों के मिलने से एक नई प्रकार की संस्कृति का विकास होता है। तो सामाजिक परिवर्तन के रूप में अगर हम प्रवास को देखें तो इसके बड़े सकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। लोगों का दिमाग खुलता है, लोग एक दूसरे के साथ मिलते बैठते हैं और दूसरे के विचारों का, उनके परंपराओं का, रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं और नई टेक्नोलॉजी, नए विचार, नई चीजें ये शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचती हैं। तो ये इसके सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। ऐसे ही जब प्रवास के हम नकारात्मक परिणामों की बात करेंगे तो ये भी हमारे सामने बहुत बड़े रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे गांव से लोग जाकर शहरों में रहते हैं तो उनके परिवार इनके साथ नहीं होते, इनके रिश्तेदार इनके साथ नहीं होते और ये अकेले रहते हैं। तो वहाँ पर इनमें खिन्नता की भावना आ जाती है और ये अकेलापन महसूस करते हैं, निराशा की भावना इनमें पैदा हो जाती है। ऐसे ही ये धीरे धीरे वहाँ पर जो नशीली दवाओं का सेवन करने लगते हैं और कभी कभी तो स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि ये लोग यहाँ पर अपराधों में और असामाजिक गतिविधियों में भी शामिल होने लगते हैं। तो इस तरह से ये प्रवास के सामाजिक परिणामों में हम इनको देख सकते हैं या इनको नकारात्मक परिणामों के रूप में हम देख सकते हैं। तो अब तक मैंने जो प्रवास की बात की है उसमें मैंने आर्थिक परिणामों की बात की है, मैंने जनांकीय परिणामों की बात की है और मैंने सामाजिक परिणामों की बात की है। तो वंदना मैडम कुछ इसमें और ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकती हैं। थैंक यू सर। तो बच्चों, अभी सर ने 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया। मेन सर ने पहले बताया माइग्रेशन और सेंसस के बारे में, कैसे माइग्रेशन को हमने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया 1881 में और कैसे मॉडिफिकेशन आए बाकी 2 इयर्स में 1961 और 71 में। सर ने रिकॉर्ड शीट भी शेयर किया आपके साथ, सेंसस शीट को भी शेयर किया। फिर हमारा सेकंड टॉपिक रहा स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन और थर्ड टॉपिक जो सर समझा रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस।
थैंक यू सर। तो अब इसके आगे प्रवास का एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट परिणाम है वो है पर्यावरण। तो जब हम पर्यावरण पर प्रभाव की बात करते हैं तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको महानगरों में देखने को मिलता है। जब हम महानगरों की आज की हालत देखते हैं तो महानगरों में सबसे पहला जो प्रभाव देखा जाता है प्रवास को भीड़ भाड़ के रूप में देखा जा सकता है कि जनसंख्या का इतना बड़ा जमाव शहरों में होता जा रहा है, चारों तरफ भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है और इस भीड़ भाड़ ने यहाँ की जो सामाजिक और आर्थिक संरचना उस पर बहुत तेजी से दबाव डालना शुरू कर दिया। दूसरी बात, जब पर्यावरण की हम देखते हैं तो शहरों में और उनके आसपास जो है स्लम्स का और जो है क्षुद्र बस्ती कॉलोनियां कहते हैं, जो अविकसित कॉलोनियां सी होती हैं, उनका निर्माण होता है और ये यहाँ के पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इनमें ना तो सुविधाएं होती हैं, ना ही जीने लायक दशाएं होती हैं और ये निरंतर बेतहाशा गति से बढ़ती चली जाती हैं, तो ये यहाँ के पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालती है। तीसरी बात ये थी कि अनियोजित बस्तियों का विकास होता है। आपके सामने चित्र में दिखाई दे रहा है कि झुग्गी बस्ती और इस तरह की बस्ती जो ये सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल उपयुक्त नहीं होती। थोड़ी सी घटना होने पर इनमें आग लगना और ऐसी घटनाएं होना जिसमें लोगों की जान चले जाती है, जान माल का नुकसान हो जाता है और यहाँ पर पर्यावरण को इस पर विपरीत प्रभाव इसका पड़ता है। तो इस तरह की अनियोजित बस्तियों का विकास होता है। एक बड़ी समस्या यहाँ पर शहरों में जो पर्यावरणीय परिणाम के रूप में देखी गई है वो सीवरेज की रही है कि सीवरेज का सिस्टम पर इतना भारी दबाव पड़ता है कि वो सारा अस्त व्यस्त हो जाता है और वर्षा के दिनों में तो अगर हम उसको देखें तो उसका एक अलग ही रूप हमारे सामने आ जाता है। ठोस कचरे का जो निपटान की जो समस्या है वो भी प्रवास ने इन शहरों में पैदा कर दी है और ये निरंतर बढ़ती जा रही है। जितने भी हम प्लानिंग और जितनी चीजें हम करते जा रहे हैं वो इसमें छोटी पड़ती जा रही हैं। तो ये सारे पर्यावरणीय प्रभाव इस पर है। मौजूदा जो सामाजिक ढांचा शहरों का रहा है उस पर बहुत तेजी से दबाव बढ़ता जा रहा है। उसके आसपास के जंगल, पेड़, जो पर्यावरण है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और एक नए तरह का पर्यावरण ऐसा बनता जा रहा है जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। आपने देखा होगा कि साल के बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जो इस शहर भारी प्रदूषण के शिकार में रहते हैं और कभी कभी तो स्थिति इस तरह की बन जाती है कि सरकारें ये घोषणा जारी कर देती हैं कि जो हवा का स्तर है या जो यहाँ पर रहने की दशा है वो मानव स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है और ये सारा इसमें प्रवास का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके अलावा प्राकृतिक जो संसाधन किसी शहर में या उसके आसपास के क्षेत्रों में होते हैं उनका एक बहुत बड़े पैमाने पर शोषण शुरू हुआ है इस प्रवास के कारण और इसने यहाँ के जो पूरा जो उसका तंत्र है उसको ही अस्त व्यस्त कर दिया है। कारखाने, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और इससे जो ये है इसके प्रदूषण ने भी यहाँ के पर्यावरण को प्रदूषित किया है। एक और कंसेप्ट है जो पर्यावरण इसमें प्रवास के कारण शहरों में हो रहा है जिसको कहा जाता है नगरीय ऊष्मन। नगरीय ऊष्मन हम उस चीज को कहते हैं कि जब नगरों में पेड़ पौधे होते नहीं हैं और बड़े पैमाने पर निर्माण होता है, मकान बन जाते हैं और ये मकान एक कंक्रीट के जंगल की तरह खड़े हो जाते हैं और जैसे जैसे इसमें गर्मी के दिनों में सूर्य तेजी पर होता है तो ये पूरे दिन तपते हैं और तपने के बाद 2-3 बजे तक ये एक भट्टी की तरह कार्य करने लगते हैं और दोपहर तक तो गर्मी इसलिए रहती है कि सूर्य निकल रहा है, सूर्य की वजह से गर्मी है। लेकिन दोपहर के बाद में जैसे ही सूर्य ढलना शुरू हो जाता है तो ये तपकर ये अपने आप से हीट छोड़ने लगते हैं और दोहरी दोहरी गर्मी शहरों में पैदा होने लगती है। इससे इसको नगरीय ऊष्मन कहा जाता है और इसमें हमारे जो एसी और रेफ्रिजरेटर या ये जो चीज़ें हमारी इस्तेमाल हो रही हैं, वातानुकूलित जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, इसने इसको और बढ़ा दिया है। तो नगरीय ऊष्मन की जो समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, भूगोल में एक नया कंसेप्ट है और इसको तो इसका में भी बहुत बड़ा योगदान हमारा प्रवास का रहा है। तो हम ये प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम को अगर देखें तो ये बहुत व्यापक स्तर पर हमारे सामने नजर आ रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे भूजल की कमी की आ रही है। जैसे जैसे शहरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पीने के पानी की कमी होती जा रही है। जो भूमि के अंदर का जल है, जिसे भूमिगत जल कहते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और पीने के पानी की समस्या दिनों दिन गंभीर रूप धारण करती जा रही है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो प्रवास ने हमारे शहरों में उत्पन्न की हैं और इन समस्याओं के चलते हम अगर इन पर हमने ध्यान नहीं दिया तो विश्व के कुछ ऐसे शहर हैं जिनमें ये समस्याएं इतनी गंभीर हो गई हैं कि उनमें चेतावनियां जारी करनी उनको पड़ी। तो मैं समझता हूं कि अब आपके जो प्रवास के ये सारे पर्यावरणीय प्रभाव तो बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे।
तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रवास के प्रभावों को आप देख सकते हैं कि प्रवास का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम इसको एक अलग से स्टडीज की कर सकते हैं कि प्रवास ने महिलाओं को कहाँ तक किस हद तक प्रभावित किया। जब हम देखते हैं कि जो गाँव से लोग शहरों की तरफ प्रवास करते हैं तो ये अपने महिलाओं को गाँव में छोड़ देते हैं, और इस प्रवास में वो जो महिलाएं हैं वहाँ पर, वो उन पर एक अतिरिक्त भार होता है परिवार को चलाने का, परिवार को में बच्चों की परवरिश का उन पर भार अधिक होता है, और वो उसको उनके मानसिक स्तर पर वो दबाव डालता है। तो ये जो प्रवास है महिलाओं की स्थिति पर भी प्रभाव डालता है, और ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर परिवार को चलाना है तो पुरुषों को प्रवास करना है, और पत्नियां या उनके बच्चे जो गांव में रहते हैं उन पर इसका अतिरिक्त दबाव पड़ता है। एक बात और है कि शिक्षा और रोजगार के लिए भी महिलाएं प्रवास करती हैं। तो ऐसी महिलाएं जो शिक्षा और रोजगार के लिए प्रवास करती हैं तो उनकी स्वायत्ता और भूमिका बढ़ जाती है, उनका थोड़ा उनके विकास में और देश के उन्नति योगदान में उनका बढ़ा है, और ये उनके लिए एक अच्छा संकेत है कि पढ़ी लिखी महिलाएं भी प्रवास करती हैं और वो भी अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ती हैं। तो ये प्रवास के एक अन्य कारण में है, जिनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष इसमें देखे जा सकते हैं। एक चीज यहाँ पर मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि हम महिलाओं को परिवार की और उसकी जिम्मेदारी तो दे देते हैं गाँव में, और पुरुष शहरों में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर राजनीति और सामाजिक जो जीवन है उनमें उनकी भागीदारी उतनी मजबूत नहीं होती, तो उनको इस दोहरी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज भी वहाँ पर देखने की है। इसके अलावा प्रवास की एक और बहुत बड़ी समस्या है ब्रेन ड्रेन। ये एक अलग प्रकार की समस्या है कि गांव के युवा और कुशल व्यक्ति पढ़ लिख कर शहरों में प्रवास कर जाते हैं। उस शहरों की उन्नति में तो योगदान देते हैं, लेकिन जिस गांव में वो पैदा हुए हैं, जिस गांव में पढ़े बड़े हैं, उस गांव के विकास में उनका केवल और केवल पैसा भेजना का ही योगदान रहा है। वो उस गांव की उन्नति में उन्होंने इस तरह का कोई योगदान नहीं दिया है। और ये ब्रेन ड्रेन ये एक देश से दूसरे देश में होता। आज विकसित देश बहुत बड़े पैमाने पर कुशल और जो उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ऊंची शैलियां देते हैं और अपने यहाँ पर उनको आमंत्रित करते हैं, और उन्होंने वहाँ के जो वैज्ञानिक और डॉक्टर्स और इंजीनियर इन गतिविधियों में बहुत बड़ा योगदान वहाँ पर दिया है। तो ये कुछ अन्य समस्याएं हैं प्रवास से जुड़ी हुई, जिनको हम प्रवास के परिणामों के रूप में देख सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा ये दोबारा एक बार रिविजन सा करूंगा कि आज हमने जो प्रवास के परिणामों में आर्थिक परिणामों को देखा है, जनांकी के परिणामों को देखा है, सामाजिक परिणाम हमने देखे हैं, और इसके अलावा हमने जो और अन्य परिणाम है उन पर भी हमने चर्चा की है। तो मैं पूनम वंदना मैडम को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी क्विज का प्रोग्राम शुरू करें। थैंक यू सर। क्विज का स्लाइड। तो बच्चों आप लोग रेडी हैं क्विज के लिए? आज आपने माइग्रेशन से रिलेटेड 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े सर से, तो आप रेडी हैं अब क्विज के लिए? तो हमारा फर्स्ट क्विज का क्वेश्चन है, फर्स्ट स्लाइड पर आप देख रहे होंगे कि आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट, Uttar Pradesh and Bihar are responsible for the highest number of out migration. भारत में उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों में से सबसे अधिक बाहर की ओर प्रवास हो रहा है। तो जल्दी से बताइए। वेरी गुड। चैट बॉक्स पर तो आंसर पहले ही आना शुरू हो गए। वेरी गुड, शाबाश। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। पुल फैक्टर्स आर फोर्सिंग पीपल टू मूव आउट ऑफ महाराष्ट्र। अवकाश कारक लोगों को महाराष्ट्र से बाहर पलायन करने में मजबूर कर रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आइए। हिमांत एक बार स्टेटमेंट फिर से पढ़िए बेटा, स्टेटमेंट फिर से पढ़िए और आंसर करिए। वेरी गुड। ममता साहू का मैंने सबसे पहले करेक्ट आंसर देखा। वेरी गुड। फरदीन कुरैशी, शाबाश। अभी हम लोगों को काजल, वेरी गुड। चैट बॉक्स पर बहुत सारे बच्चे नो लिख रहे हैं। वेरी गुड। विजय कुमार। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है अर्बन टू अर्बन। वेरी गुड।
अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन स्ट्रीम इज डोमिनेटेड बाय मेल्स। शहर से शहर की तरफ प्रवास की धारा में सबसे अधिक पुरुष प्रवास कर रहे हैं। अनु झा, वेरी गुड। सबसे पहले मैं अनु का आंसर देख रही हूँ, थर्ड, ट्रू, वेरी गुड। और बहुत सारे बच्चे सही आंसर देते हुए, वेरी गुड। साजिद, अभी बहुत सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, वेरी गुड चिल्ड्रन। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है हमारा, फीमेल मैरिज माइग्रेशन ट्रेंड डिफर्स इन स्टेट ऑफ मेघालय where men move to women's house after marriage। मेघालय राज्य में विवाह के उपरांत पुरुष अपना घर छोड़कर पत्नी के घर जाते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, वेरी गुड। बहुत जल्दी जल्दी चैट बॉक्स पर हमारे पास करेक्ट एंट्रीज आते हुए। अरुण का आंसर, रवि, मैडम इन बच्चों के लिए क्लैपिंग बनती है, बहुत सारे बच्चों का तो एक भी आंसर सभी ने गलत आंसर नहीं है। ट्रू लिखा है, वेरी गुड चिल्ड्रन। लास्ट स्टेटमेंट, International Migrant Day is observed on 18 December every year। प्रति वर्ष 18 दिसंबर को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिफ्थ स्टेटमेंट, वेरी गुड प्रांशु श्रीवास्तव, करेक्ट, वेरी गुड। बहुत सारे करेक्ट आंसर्स हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड। चलिए बच्चों, ट्रू और फॉल्स हमने देख लिया। अब हम जल्दी से आते हैं एक्टिविटी जोन पर। आज एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, जो आपने आज 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, कंसीक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन और हमारे माइग्रेशन और सेंसस और स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन। अब जल्दी से उसी से एक रिलेटेड हमारा एक्टिविटी हो जाए। आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बेटा कुछ पॉइंटर्स दिखेंगे। आपने नंबर 1 लिखकर भेजना है कि वो एडवांटेज है ऑफ माइग्रेशन इन डेस्टिनेशन एरिया या डिसएडवांटेज। अगर डिसएडवांटेज है तो आप पॉइंटर के साथ 1 पॉइंट डी लिखेंगे अगर डिसएडवांटेज है, और एडवांटेज है तो ए लिखेंगे डेस्टिनेशन एरिया के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ मोर स्किल्ड वर्कर्स एट चीपर कॉस्ट। अगर प्रवास होता है तो गंतव्य स्थान पर अधिक कुशल श्रमिकों का कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अगर तो ये एडवांटेज है तो फर्स्ट पॉइंट ए लिखिए, अगर ये डिसएडवांटेज है तो नंबर 1 और डी लिखिए। वेरी गुड। नित्यानंदा रॉय, सबसे पहले नित्यानंदा, अर्शिल, वेरी गुड। फर्स्ट एडवांटेज है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट मैंने रीड किया बेटा ये एडवांटेज। सेकंड स्टेटमेंट, ओवर क्राउडिंग एंड बर्डन ऑन रिसोर्सेज। अगर प्रवास होता है तो गंतव्य स्थान पर संसाधनों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और भीड़ बढ़ जाती है। तो सेकंड पॉइंट ये एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज। सेकंड पॉइंट, वेरी गुड। सबसे पहले मनीषा शर्मा, वेरी गुड, का भी आंसर बहुत तेजी से आया है, वेरी गुड, शाबाश। थर्ड कुमार, राहुल, इन बच्चों के सभी के आंसर सही आ रहे हैं। वेरी गुड। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं बच्चों, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द नेटिव्स। अगर माइग्रेशन होगा तो डेस्टिनेशन एरिया या गंतव्य स्थान पर मूल निवासियों के लिए अवसर कम हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एडवांटेज है तो ए लिखिए, डिसएडवांटेज है तो डी लिखिए। 3A और 3D। एक बारी कृति फिर से रीड करिए बेटा स्टेटमेंट को, वेरी गुड। अभय कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया, थर्ड स्टेटमेंट डिसएडवांटेज, वेरी गुड डिम्पल, वेरी गुड। फोर्थ, सोशल डिस्पैरिटी व्हिच लीड्स टू राइज इन क्राइम। माइग्रेशन होने से गंतव्य स्थान पर अपराध भी बढ़ जाते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट बताइए बेटा, फोर्थ स्टेटमेंट एडवांटेज हुआ या डिसएडवांटेज? इसी तरह से बाकी सारे स्टेटमेंट्स। वेरी गुड, वर्मा का बहुत एकदम पहले सबसे पहले आंसर आया, वेरी गुड, ये डिसएडवांटेज हो गया। फिफ्थ स्टेटमेंट पर चलते हैं, माइग्रेशन रिड्यूसेस लेबर शॉर्टेज इन डेस्टिनेशन एरिया। फिफ्थ, वेरी गुड। अंशु पटेल ने सबसे पहले स्टेटमेंट का आंसर दिया है, फिफ्थ हो गया हमारा, वेरी गुड।
एडवांटेज। 6 स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। 6 स्टेटमेंट पर अब देखते हैं 6 स्टेटमेंट को सबसे पहले कौन आंसर देता है कि ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। माइग्रेशन से मलिन बस्तियों का निर्माण हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स। 6 स्टेटमेंट पर बच्चों वेरी गुड, लक्ष्मी, वेरी गुड। आरती, रश्मि, वेरी गुड। ये डिसएडवांटेज है। 7th, अब जल्दी से 7 स्टेटमेंट रीड करिए और बताइए कि एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। 7th स्टेटमेंट पर आ जाइए बेटा जल्दी से। ये डिसएडवांटेज, वेरी गुड। 8th, माइग्रेशन से सांस्कृतिक विवाद भी बढ़ जाते हैं। 8th स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर प्रवास होता है तो कई बार गंतव्य स्थान पर, वेरी गुड। ललित वर्मा ने सबसे पहले आंसर दिया, ललित वर्मा का आंसर है, वेरी गुड। डिसएडवांटेज। अब लास्ट हम देखते हैं बेटा स्टेटमेंट, माइग्रेशन से सांस्कृतिक उत्थान भी होता है। तो ये एडवांटेज हुआ 9th स्टेटमेंट में या डिसएडवांटेज बताया जा रहा है। देखिए चैट बॉक्स पर सबसे पहले कौन सही आंसर के साथ आता है। वेरी गुड। मैं बहुत सारे बच्चों के आंसर्स चैट बॉक्स पर करेक्ट एंट्रीज देख पा रही हूँ। एक बार बेटा 9th स्टेटमेंट को रीड करिए और बताइए कि ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज। वेरी गुड। आकाशदीप ने एडवांटेज लिखा है, वेरी गुड। हर्ष मोहर का भी मैं आंसर देख पा रही हूँ, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। आई होप आपने क्विज के साथ आज ये एक्टिविटी भी एंजॉय किया है। ओवर टू यू सर। बस जल्दी से चलिए। अब हमने, क्योंकि आज ये जो आपका लेसन है ये संभव है अगली क्लास में हम आपका जो है लेसन नंबर 3 इसका लेकर आएंगे। इसमें हमने 2 प्रोजेक्ट आपको दिए हैं जो आपको करने हैं। कि आप प्रोजेक्ट को सुन लीजिए कि प्रवास जलवायु परिवर्तन का एक कारण है और जलवायु परिवर्तन से प्रवास में वृद्धि होगी। आप स्टेटमेंट को सुन लीजिए कि प्रवास जलवायु परिवर्तन का एक कारण है और जलवायु परिवर्तन से प्रवास में वृद्धि होगी। इस कथन पर विचार करना है। अगर आप इस कथन से सहमत हैं तो अपने उत्तर के समर्थन में तर्क देकर उदाहरण देंगे। क्या भारत में ऐसा कोई उदाहरण है जहां जलवायु परिवर्तन प्रवास का मुख्य कारण बन सकता है? तो इस पर आप एक प्रोजेक्ट करेंगे। और देखिए प्रोजेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा किसी क्लास में कि प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से हम उस पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो हमारा ये प्रोजेक्ट का कार्य है वो ये दिया गया, आमतौर से देखा गया है कि पुरुष अपने परिवार को गांव में छोड़कर अपने रोजगार के लिए नगरीय क्षेत्र में आकर बस जाते हैं। गांव में महिलाएं अपने परिवार की देखभाल करती हैं और एक तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका मुख्य बन जाती है। लेकिन गांव की राजनीति और गांव के सामाजिक भागीदारी में पुरुष उनको उचित स्थान नहीं देते। महिलाओं की इन क्षेत्रों में भागीदारी को कम करने वाले कारण और उनको उचित भागीदारी दिलाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए और उन पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और अपने साथियों से उसको साझा कीजिए। तो ये आपके 2 आपको हमने प्रोजेक्ट कार्य दिए हैं, इनको आपको करना है। अपने टीचर से इसमें मदद ले सकते हैं और जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे उसमें आपको अपने साथियों से इस पर चर्चा करनी है और इनको अपने अध्यापकों को दिखाना है। ये आपके टॉप 10 जो पिछले हमारे जो कुछ था गूगल फॉर्म था उसके टॉप 10 है स्टूडेंट्स हैं। और इसके साथ साथ हम उन सभी पुस्तकों का, उनके राइटर्स का थैंक्स कहते हैं जिनके के सहयोग से हमने लेक्चर्स तैयार किया है। और जो सोर्सेज हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पज से किए हैं, उनका भी हम थैंक्स कहते हैं। जिन साथियों ने हमारे चैट बॉक्स में हमारी मदद की है, हमारे बहुत सारे पीएचडी साथी हमारे साथ में रहते हैं, हम उनका भी बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं। और अगली क्लास हमारी बुधवार को जो चैप्टर नंबर 3 है उसको लेकर होगी और हम इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं और क्लास का यहीं पर समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।